हेलो नमस्ते। केदारनाथ आपदा की 13वीं बरसी है। 2013 में ये आपदा आई थी। ये आप देख रहे हैं मंदाकिनी घाटी में अनुसुईया प्रसाद मलासी और मेरे साथ हैं श्री हरीश गोसाई जी। तो आप देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी का रूप पहले जो है पार्ट यहाँ था, नदी यहाँ थी। केदारनाथ आपदे के बाद उधर चली गई, सामने पूरे खेत बह गए थे लोगों के। और मैं गोसाई जी से जानना चाहता हूँ, गोसाई जी उस समय की स्थिति क्या थी केदारनाथ आपदा की? आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। हाँ मलासी जी, ये आज भी याद करते हुए उस दिन का और रात का जो मंजर था वो याद करते आज भी रूह कांपने लगती है। लगातार 13 जून से लगातार बारिश स्टार्ट थी और 14 जून को भी पूरे दिन और रात बारिश थी। 15 जून की सुबह जब हम बाहर निकले तो सुनाई दिया कि इधर पानी का जो है मंदाकिनी में पानी बहुत बढ़ गया है और कई मकान खतरे के निशान पर आ गए हैं जिनमें पानी आ गया है। तो हम भी क्योंकि पत्रकार हैं तो खबर सुन कर के दौड़े, सब दौड़े। पहले विजयनगर की ओर दौड़े तो उस समय विजयनगर पुल के बगल में जो मकान थे, जैसे शिशु मंदिर है या कुछ मकान थे विजयनगर के, तो उनके नीचे ग्राउंड तक पानी आ गया था। मकान सेफ थे, सिर्फ एक मकान जो पुराना देवल के नीचे था उसके अंदर पानी आ गया था, तो उनको सुरक्षित निकाल दिया गया था। और स्थिति तब भी सामान्य लग रही थी क्योंकि इतना जल स्तर बढ़ा नहीं था। लोगों को लगा कि अब जल स्तर घट जाएगा। और उसके बाद हम देखते देखते हम इधर, ये सामने सिल्ली दिख रहा है, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये एक घाटी जो है वहाँ सिल्ली रो कहते थे वहाँ पर। तो रो पूरी भर चुकी थी और वहाँ पर जो है एक पुल, सिल्ली पल्ली पार जाने का पुल था और उस पुल से हम इस तरफ का निरीक्षण कर रहे थे। तो मेरे साथ साथी कालिका और मैं पुल के ऊपर से इधर की फ़ोटो ले रहा था। तो अचानक से कालिका जी ने मुझे कहा कि अरे सर जी, जो जल्दी आओ, ये पुल हिल रहा है लगता है। और मैं भी हड़बड़ाया, मैंने भी छलांग लगा दी एकदम। मेरा छलांग लगाना था, 2 सेकंड के अंदर पुल नेस्ता नाबूद हो गया। ये पहला पुल था जो इस घाटी का बहा। तो वो मंजर, उसके बाद हम पूरा उसकी कवरिंग किया, फ़ोटो वगैरह हमने समाचार के लिए भेजा। और उसके बाद जो है घर पर आगे बारिश आ ही रही थी। अनहोनी की चर्चा तो थी लेकिन इतना नहीं था कि कहाँ क्या हुआ है। 16 तारीख 15 तारीख जो है इधर काफ़ी वो हो गया था। 16 को जब सुबह हम ये थे तो सब था। 16 तारीख की रात भी बारिश हो रही थी और लगातार तब क्षेत्र के से लगातार कि जो है अब ये हो गया है, अब ये गाड़ी भी बह गई है, अब ये मकान भी बह गया है। इस तरह से लोग छतों में बैठ कर के वो कर रहे थे। हमारे कई साथियों ने यहाँ जो अगस्तमुनि में है, तो उस समय तक ये था कि इतना नदी का प्रवाह कभी देखा नहीं था। तो कईयों ने क्या किया कि अपना नीचे की मंजिल का सामान ऊपर की मंजिल में रखा, जो है निश्चिंत हो गए कि अब हम सेफ हैं। लेकिन प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप रहा कि वो पूरा मकान ही नेस्ता नाबूद रहे और उनके हिस्से में खाली चप्पलों में वो रह गई, सारा सामान बह गया। ये केदारनाथ आपदा में जो नुकसान हुआ, 13 साल बीत गए हैं, 12 साल पूरे हुए, तो इसमें अभी तक क्या है आपदा के निशान? अभी तक जो है बाकी क्या चीज़ अभी तक देखिए, उस दिन जब 17 तारीख को सुबह हम वो देखने आए बाहर तो बड़ी स्थिति गंभीर थी। हमारे उस समय के तत्कालीन एसडीएम ललित नारायण मिश्रा जी थे, जो उस दिन 16 तारीख की शाम को क्योंकि खबरें आ रही थी कि कुंड बैराज भी जो है वो हो रहा है और इधर भी काफ़ी नुकसान हुआ, तो वहाँ देखने गए थे। तो 16 की रात को 9 बजे वो जैसे कैसे अगस्तमुनि पहुँचे थे और सुबह जब अपना मतलब अगस्तमुनि में उनके ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया, मैं अब आगे गाड़ी नहीं चलाऊँगा। इतना भीषण वो था। और वो भी बहुत बढ़िया हुआ कि वो नहीं गई, नहीं तो आगे ये सिल्ली से ये सामने जहाँ गाड़ियाँ दिख रही हैं, जहाँ ये दिख रहा है, ये भी बह गया था जी। और पूरा जो है मतलब विजयनगर से आगे जो है जवाहर नगर तक जो है पूरा वो रोड पूरी बह गई थी। और वो तब यहीं रुके, एक हफ्ता वो बिल्कुल 2 कपड़ों में रहे सारा, क्योंकि नीचे भी जाने के लिए नहीं था और ऊपर भी जाने के लिए नहीं था। दूसरे दिन 17 को जब हम यहाँ बैठे हुए थे, स्थिति का अवलोकन कर रहे थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा और स्पष्ट खबर आ रही है कि केदारनाथ में कुछ भीषण हुआ है। उनके ये शब्द थे कि भीषण हुआ है।
अभी कह नहीं सकते हैं कितना हुआ है, लेकिन बहुत ही भीषण हुआ है। अभी अस्पष्ट खबर है। तो बैठ कर के, और सबसे बढ़िया बात रही कि वो इस समय यहाँ मौजूद रहे, और उन्होंने उसी दिन से 17 तारीख को दोपहर से उन्होंने एक रेस्क्यू टीम बना ली यहाँ पर जो है, क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ से रुद्रप्रयाग जो अप डाउन कर रहे थे कर्मचारी, उनको लेकर के उन्होंने एक यहाँ से और उसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया जो आपदा में नुकसान हुआ था। तो इसलिए देखा होगा आपने कि जो अगस्त्यमुनि क्षेत्र है वहाँ पर मूल्यांकन बहुत तटस्थ रूप से हुआ, और वो आंकड़े जो शुरुआत में रहे वो आखिरी तक वही आंकड़े रहे। अब आप देखिए कि आपदा के जख्म, आत्मा के जख्म ये देख रहे हैं, ये सारे सामने आप देख रहे होंगे नदी के पार जो ये खेत हैं, ये काफ़ी इधर तक थे। नदी इस कोने में आती थी, नदी पूरा ये घूम करके और इधर आती थी, ये यहाँ से जहाँ आप दिखा रहे हैं बहुत उधर, हाँ ये ओद खटला है, ये विनायक धार में हम इस समय मौजूद हैं। और नदी ये जो अब यहाँ से पलट करके उधर नुकसान करके ये आई, और आप देखिए यहाँ से ये इस किनारे पर घुसी, इस यहाँ मकानों को बहाए, और सामने एक आप देख रहे होंगे एक खंडर जो मकान है अभी भी वो जूं का त्यों है, वो ऐसा ही बचा हुआ है। और ये चट्टान ने जो है ये सिल्ली बचा दिया, ये बड़ी चट्टान है, इसने पूरा सिल्ली बचा दिया। तो ये सिल्ली पूरा जो है यहाँ से आगे जो सामने वो देख रहा है, वहाँ से आगे नीचे की तरफ के सारे मकान जो है बह चुके थे। तो भीषण एक मतलब यहाँ लगभग 400 भवन जो है, यहाँ के 400 भवन जो है नेस्ता नाबूद हुए थे। और सड़कें तो खैर हुए, दुकानें भी कम से कम 100 से ज़्यादा दुकानें जो है यहाँ नष्ट हुई थी। तो उस समय का सारे पैदल पुल बह गए थे इस घाटी के। पहला पुल मैंने कहा ये बहा था सिल्ली का, उसके बाद विजयनगर पुल, चंद्रापुरी का पुल, और इधर जितने पैदल पुल थे वो बह गए थे ऊपर भी। लेकिन काकड़ा का पुल और रामपुर का पुल, यहाँ पर जो है ये दो पुल जो है बिल्कुल ठीक रहे। इन्होंने जो है थोड़ा बहुत आना जाना जो है लोगों का किया, अन्यथा ये पूरा का पूरा ये पल्ली पार वाला क्षेत्र, इसका जो पूरा जो है इनकी भौगोलिक सामाजिक स्थितियां बदल गई उस समय। ये पूरा क्षेत्र इनका पूरा जो आप देख रहे हैं, इनका पूरा जो आजीविका है वो दूध और उस पर है सब्जी का। ये दूध बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, तब अपना आजीविका चलाते हैं। तो उन दिनों इनके लिए ये जो है दूध और सब्जी लाना जो है मुश्किल हो गया था। मतलब इतना भयंकर आपदा थी, आप कह सकते हैं कि जो है लगभग 3 महीने बाद हमने बस के दर्शन किए इस अगस्त्यमुनि में। तो ऐसी मतलब भयंकर जो है ये स्थिति थी। यहाँ पे केदारनाथ आपदा लोग कितने लोग आए तब से चले गए प्रतिनिधि भी, मगर अभी जो केदारनाथ यात्रा चल रही है, मैं खासकर केदार यात्रा की बात करूँ तो ये जो भीड़ बढ़ रही है ये किस दिशा में जा रहे हैं? ये तो मैंने समझता हूँ कि हाँ ये इसमें राजनीति बहुत हो रही है, हर कोई चाह रहा है कि पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन भीड़ पर नियंत्रण तो आवश्यक है। संवेदनशील हमारा जो पूरा रुद्रप्रयाग जनपद है ये 5 नंबर पर है, आपदा की दृष्टि से 5 नंबर पर अति संवेदनशील है। और वो भी केदारनाथ जैसी जगह जहाँ की कहा जाता है कि भाई यहाँ शोर भी ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ जो है वो नहीं होना। और आज वहाँ आदमियों का शोर ही इतना है, मशीनों का शोर वहाँ कर दिया है वो है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है इम्पैक्ट जो है उसके भौगोलिक, उसके जो है जो ढांचा है उस पर भी पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं उनकी MPS बिस्जी हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने गंभीर सवाल किए हैं इस बात पर। लेकिन अब उसको सरकार किस तरह से लेती है, क्योंकि वो सरकारी पद पर रहते हुए उनके सलाहकार भी हैं, और वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो भैरव नाथ हैं वहाँ के जो है उसके पीछे पूरा जो है खाई बन गई है, भूस्खलन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आगामी उसके लिए जो है भयावह हो सकता है। इतना वहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया है। इस पूरी घाटी में आप चले जाइए तो लोगों ने अपने आजीविका के लिए जो होटल हैं पहले जो है कच्चे थे, लेकिन अब पक्की बिल्डिंगें बना दी थी हैं, 4-4, 5-5 मंजिला पक्की बिल्डिंगें बना दी थी हैं। कहीं ना कहीं उसका वजन जाएगा। सीवरेज की कहीं व्यवस्था नहीं है, तो उसका सीवरेज इतने ही यात्री अगर यहाँ आ रहा है, प्रतिदिन लगभग 40-50 हज़ार यात्री अगर यहाँ आ रहा है, और आज रोड अच्छी होने से ये होता है सबका ध्येय जो है सीधा केदारनाथ तक रहता है कि हम केदारनाथ पहुँच जाएं। रात को आपकी यात्रा बंद नहीं कर रहे हैं केदारनाथ की, ऐसे संवेदनशील स्थिति में। और जो है
इनका जो है सीवरेज कहाँ जाएगा, इसी ज़मीन में जाएगा, और ये ज़मीन कितना पानी सोखेगी ये सर्वविदित है कि ये भविष्य इसका क्या होगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ यात्रियों की संख्या नियंत्रित होनी चाहिए। एक निश्चित संख्या में यहाँ यात्री आएँ, प्रतिदिन अपने दर्शन करें और जाएं। इसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था है। इसके लिए आपको शीतकालीन यात्रा पर भी विशेष ध्यान। ठीक है, तो धन्यवाद। आप देख रहे थे श्री हरीश गोसाई जी, इन्होंने अपनी बात रखी विवाह के से कि केदारनाथ आपदा की प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं आप, और बहुत मुश्किल से बचे हैं उस हम भी आपदा में। और अब जो है क्या होना चाहिए उस दिशा में जो है आपने कुछ बातें कही हैं। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन सभी ज्ञात अज्ञात जो तीर्थयात्री थे, जो स्थानीय लोग थे, उन सब के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्योंकि वो नुकसान बहुत बड़ा था। भले ही सरकारी आंकड़े बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन जो है अनधिकृत आंकड़े कहें तो लगभग 10,000 के आसपास बताए जाते हैं। क्योंकि स्थानीय अभी तक जो आंकड़े हैं वो जिन्होंने गुम हुए हैं, जिन्होंने सूचना दी है उसके आधार पर है। बड़ी संख्या में यहाँ नेपाली मजदूर काम करते हैं, नेपाली लोग काम करते हैं, साधु संत हैं जिनकी कहीं कोई आईडी नहीं है, कहीं कोई उनकी गिनती नहीं है। तो इनको लगा करके मुझे लगता है कि 10,000 से ऊपर जो है क्षति हुई, हताहत लोग हुए हैं, जो कि उनमें से कई मिले ही नहीं हैं। और उसके प्रति हम पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं उनके परिवारों के प्रति, और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं बाबा केदार दया रखें, इस तरह की आपदा दोबारा ना हो। लेकिन मनुष्य को भी, हमको भी इसके लिए समझना होगा, केवल बाबा केदार पर ही नहीं छोड़ना होगा। हमको भी समझना होगा कि हम जो है किस ओर जा रहे हैं। इस यात्रा को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता है। अन्यथा ये आपदा सदियों में, कहते हैं लोग कि सदियों में आएगी, लेकिन मुझे लगता है ये दशकों में आ जाएगी। ये आपदा दशकों में आ जाएगी और जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने इसको देखा और समझ सकते हैं कि उस समय की आपदा के दंश क्या थे, किस तरह से आपदा को झेला लोगों ने। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।